Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. पहला आर्टिकल शॉर्टफॉल इन मानसून के ऊपर। यहाँ पे अगस्त में 24% शॉर्टफॉल रहा है मानसून का। दैट इज अगस्त का जो 100% रेनफॉल होता है उसमें इस बार सिर्फ यहाँ पे 76% ही रेनफॉल हुआ है। एंड जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में अगस्त कॉन्स्टिट्यूट करता है इंडिया का सेकेंड मोस्ट मानसून मंथ। एंड बिकॉज ऑफ दिस 24% डिक्रीज इन रेनफॉल, जो ओवरऑल मानसून है इस साल का उसमें 9% रिडक्शन आया है, और यू कैन से 9% शॉर्टफॉल हुआ है मानसून का। एंड इफ यू रिमेंबर कि जून के स्टार्ट में जब IMD का फोरकास्ट आया था, एंड ऑल्सो प्राइवेट बॉडी है स्काईमेट, इसका भी जो फोरकास्ट आया था, तो फोरकास्ट था कि इस साल मानसून होगा नॉर्मल मानसून। बट अगस्त आते आते हमारा 9% का डेफिसिट अब तक हो चुका है, ओवरऑल डेफिसिट। तो फर्स्ट एक तो ये दिखाता है आपका कि इंडियन मानसून कितना इरेटिक हो सकता है नेचर में। सेकंड, यहाँ पे प्रेडिक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन उठ रहे हैं कि जो प्रेडिक्शन मेथड्स और टेक्नोलॉजी यूज होता है वो कितना एफिशिएंट है, इस पे भी एक क्वेश्चन हो रहा है। एंड इसके ऊपर आगे भी एक आर्टिकल है, वहां पे हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। तो अभी नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। यहाँ पे एक बस आर्टिकल में ये कि अरावली में एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनने का प्लान चल रहा है, जिसको वहां के सिटीजन्स और एनवायरमेंटलिस्ट अपोज कर रहे हैं। बिकॉज ये जो प्लांट जहाँ पे बनने का प्लान हुआ है वो बहुत ही वाइल्ड लाइफ रिच जोन है एंड इको सेंसिटिव जोन तो है ही अरावली का। एंड इट इज द लास्ट रिमेनिंग पैच ऑफ ओरिजिनल अरावली नेटिव फॉरेस्ट, एंड हेंस एनवायरमेंटलिस्ट इसको अपोज कर रहे हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ मैप मार्किंग के लिए इस लोकेशन को याद करना है फॉर पेपर 2 इन इंडियन ज्योग्राफी। बाकी इसको एज एन एग्जाम्पल याद कर सकते हो कि ऐसा ऐसा प्रोटेस्ट हुआ है, कोई भी आप GS में भी इसको यूज कर सकते हो। बट ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको मैप मार्किंग के लिए इसको प्रैक्टिस कर लो एंड 30 वर्ड्स में डिस्क्रिप्शन नोट कर लो। नेक्स्ट आर्टिकल आपका मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2041 के ऊपर। एंड ये जो ड्राफ्ट मास्टर एक्शन प्लान है, यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो मास्टर एक्शन प्लान है फॉर 2041, इट शुड फोकस ऑन डेवलपिंग हाई डेंसिटी टाउनशिप्स एंड हाई राइज बिल्डिंग्स। तो इस पे राजस्थान गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने थोड़ा अभी टाइम एक्सटेंड किया डिस्कशन पे, बिकॉज दे वांट टू थिंक मोर ऑन दिस पार्ट ऑफ द पॉलिसी। एंड अगर आपको याद होगा तो मैंने मंथली मैगजीन डिस्कस किया था मार्च 2021 का, एंड उसमें हमने देखा था कि एक कंसेप्ट था कॉम्पैक्ट सिटी कंसेप्ट। अगर आपने नहीं देखा था तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आपका मंथली मैगजीन के नाम से एक वीडियो होगा, तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कॉम्पैक्ट सिटी कंसेप्ट। कॉम्पैक्ट सिटी कंसेप्ट ये कोविड-19 की वजह से न्यूज में था। एंड इसमें क्या डिस्कस किया गया था कि जो हाई डेंसिटी टाउनशिप्स के तरफ यूरोपियन सिटीज गए थे आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, वो कैसे कोविड के टाइम पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। एंड हेंस बहुत सारे लोग ने क्रिटिसाइज किया था उस कंसेप्ट को कि वी शुड डेवलप ऑप्टिमम डेंसिटी टाउनशिप्स, एंड हाई डेंसिटी सेंट्रलाइज्ड टाउनशिप से अच्छा है कि आप डिसेंट्रलाइज्ड टाउनशिप्स डेवलप करो, ताकि जैसे कोविड जैसा पैंडेमिक हो तो बहुत ज्यादा एक ही जगह पे कंसंट्रेशन होने की वजह से जितने भी हाई डेंसिटी सिटीज थे इंडिया के, जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, लखनऊ, इनकी हालत आपने देखा था सेकेंड वेव में बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो हेंस ये टॉपिक आपका अर्बन प्लानिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2041 मैंने आपको बताया कि इस बार पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2041 के ऊपर। यहाँ पे स्मार्ट मोबिलिटी की बात हो रही है, एंड दिल्ली NCR में ये प्लानिंग हो रहा है कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क्स डेवलप करने की बात हो रही है, ताकि जहाँ पे दिल्ली एज अ सेंट्रल लोकेशन एंड आसपास के जो स्टेट्स हैं जो NCR के अंदर इंक्लूडेड हैं, जैसे यूपी, हरियाणा, राजस्थान, इन स्टेट से गुड्स बहुत ही स्पीडली दिल्ली में आ सके एंड दिल्ली से जा सके। हेंस यहाँ पे स्मार्ट मोबिलिटी की बात हो रही है। दूसरी यहाँ पे बात हो रही है कि पब्लिक को शिफ्ट करने के लिए फ्रॉम प्राइवेट व्हीकल टू पब्लिक व्हीकल, यहाँ पे सजेशन दिया गया है कि जो टैक्स सिस्टम है उसको रिव्यू करना चाहिए। रिव्यू इन द सेंस कि जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उन पे शिफ्ट करने के लिए एक तो टैक्सेस इंक्रीज करना चाहिए ऑन प्राइवेट व्हीकल्स, दूसरा जो पार्किंग स्पेसेस हैं उन पे भी टैक्सेस इंक्रीज करना चाहिए ताकि पब्लिक डिस्करेज हो टू यूज प्राइवेट व्हीकल, एंड पब्लिक व्हीकल के शिफ्ट करने की वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, रिडक्शन इन ऑयल इंपोर्ट्स एटसेट्रा। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन ये भी मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2041 का पार्ट है, पर इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस यमुना पॉल्यूशन कंट्रोल करने की बात चल रही है। एंड ये आपके ज्योग्राफी में मैप मार्किंग लोकेशन के लिए ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, यमुना रिवर अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज। एंड यहाँ पे आप यमुना पे एक केस स्टडी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे नहीं किसी भी टॉपिक पे जहाँ पे रिवर पॉल्यूशन की बात हो रही है। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी इसको डिस्कस किया था। यमुना रिवर जो यमुनोत्री ग्लेशियर से जब फ्लो होना स्टार्ट होती है तो ओखला तक इसकी वाटर क्वालिटी तब भी बहुत ठीक रहती है, पर ओखला जो इंडस्ट्रियल रीजन है ऑफ दिल्ली, ओखला में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से ओखला के आगे यमुना का रिवर फ्लो एंड यमुना का पॉल्यूशन
ये दोनों बहुत, रिवर फ्लो बहुत कम हो जाता है एंड पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एंड इसके बाद से यमुना का फ्लो टुवर्ड्स आगरा बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। एंड इफ यू हैव विजिटेड ताजमहल तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपने वहां पे यमुना का फ्लो देखा होगा तो बहुत ज्यादा उसका फ्लो इम्पैक्ट हुआ है। तो इसको आप एज अ केस स्टडी एग्जाम में लिख सकते हो। एंड यमुना एंड जितने भी उसके ट्रिब्यूटरीज हैं उनका डिस्क्रिप्शन 30 वर्ड्स में आपको नोट करना है फॉर मैप मार्किंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन आपको मानसून प्रेडिक्शन के ऊपर, जो मैंने वहां पे आपको बताया था कि ओवरऑल डिफिसिट अगस्त में 24% हुआ एंड ओवरऑल मानसून डिफिसिट इंडिया का इंक्लूडिंग द 4 months ऑफ मानसून 9% हुआ है शॉर्टफॉल। एंड अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो 100 ± 4% को हम लोग नॉर्मल मानसून बोलते हैं। दैट इज 96% मानसून अगर होता है या 104% होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल मानसून। एंड 90 to 96% जब रेनफॉल होता है इसको हम लोग बोलते हैं बिलो नॉर्मल। एंड लेस देन 90% मानसून को हम लोग बोलते हैं डेफिसिट मानसून। तो 9% से तो मानसून ओवरऑल डिक्रीज हो गया है, सिर्फ 1% शॉर्ट है हम डेफिसिट मानसून के यहाँ पे कैटेगरी में आने के लिए। एंड हेंस प्रेडिक्शन टेक्निक्स पे बहुत क्वेश्चन उठ रहे हैं यहाँ पे, पर कुछ साइंटिस्ट यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का रीजन दे रहे हैं कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग के वजह से जो रेन बेरिंग डिप्रेशंस होते हैं वो बे ऑफ बंगाल में काफी डिक्लाइन हो चुके हैं। एंड जो प्री मानसून साइक्लोन्स हैं जैसे टॉक्टे इस साल था, इनके आने की वजह से जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होता है जो इंडियन मानसून को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, इनमें काफी डिस्टर्बेंस आ जाता है। एंड हेंस मानसून का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो और इरेटिक होते जा रहा है विद द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये पॉइंट तो आपको ऑफकोर्स मेंशन करना है अगर इंडियन मानसून के ऊपर एक क्वेश्चन आता है ट्रेंड के ऊपर। तो आफ्टर गिविंग द फैक्ट्स एंड फिगर्स कि वेदर दिस ईयर वाज अ नॉर्मल और डेफिसिट मानसून, अभी सितंबर मंथ का मानसून देखना बचा है। अगर सितंबर में भी डेफिसिट मानसून होता है तो ऑफ कोर्स वी विल गो इनटू डेफिसिट मानसून दिस ईयर। बट अगर सितंबर में मानसून अच्छा खासा कवर हो जाता है तो या तो हम बिलो नॉर्मल कैटेगरी में आएंगे या तो नॉर्मल। वैसे ज्यादा चांस है कि हम लोग बिलो नॉर्मल कैटेगरी में आएंगे इस साल। एंड हेंस इस टॉपिक को आपको डिटेल में प्रिपेयर करना है। एक एंड में मेंस के पहले एक में पूरे इंडियन मानसून के ट्रेंड्स एंड इंडियन मानसून के जो भी ये एडिशनल आपको कंक्लूजन पार्ट में लिखना है कि ग्लोबल वार्मिंग से इम्पैक्ट हो रहा है एंड इस पर्टिकुलर ईयर में जो स्पेसिफिक कॉजेस थे, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का अराइवल, उसके वजह से मानसून में बीच में डिले हुआ था, प्लस लो प्रेशर सिस्टम जो था बे ऑफ बंगाल में वो उतनी इंटेंसिटी से फॉर्म नहीं हुआ था। यहाँ पे एक और रीजन दिया गया है कि जो रेन बेरिंग डिप्रेशंस थे वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहे हैं बे ऑफ बंगाल में। एंड ये लो प्रेशर सिस्टम का जो मैंने डिक्लाइन अभी आपको बोला था, दिस इज रिलेटेड टू दिस रीजन ऑफ डिक्लाइनिंग रेन बेरिंग डिप्रेशंस इन बे ऑफ बंगाल। तो एक कंप्लीट वीडियो उस टाइम बनाऊंगा ताकि जो लोग मेंस दे रहे हैं उनके दिमाग में एक क्लैरिटी के साथ पूरा टॉपिक रहे, क्योंकि अभी कुछ आर्टिकल जून में आए, कुछ जुलाई में आए, कुछ अगस्त में आए, तो कंटिन्यूटी नहीं बनी है। तो दैट्स व्हाई आई विल टेक अनदर वीडियो ऑन जस्ट इंडियन मानसून। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन आसाम में फ्लड्स आ गए। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इसके लिए ब्रह्मपुत्र रिवर एंड उसके जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं आपको उनको मैप मार्किंग के लिए नोट डाउन करना है अपने नोट्स में एंड 30 वर्ड्स में सबके डिस्क्रिप्शन आपको नोट करना है। नेक्स्ट आर्टिकल आपका वापस बहुत इंपॉर्टेंट है जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड कैसे कनेक्टिविटी आप कोई पर्टिकुलर रीजन से कर सकते हैं जिनको आप बॉर्डर नहीं कर रहे हैं। इसका भी यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि इंडिया ने बहुत टाइम ट्राई किया था कि ईरान में जो चाबहार पोर्ट है वहां से हमको लिंक मिल जाए और हम अफगानिस्तान में जाएं, क्योंकि पाकिस्तान भी हॉस्टाइल नेबर है, चाइना भी हॉस्टाइल नेबर है। तो सेंट्रल एशिया जो रीजन है उससे कनेक्टिविटी करने के लिए वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू एंटर सेंट्रल एशिया वया चाबहार पोर्ट। बट ये प्लान अभी इंडिया का सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया एंड चाइना ने यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट को बाईपास कर दिया है। सी, चाइना को अगर सिंगापुर से कोई ट्रेड करना हो तो चाइना को यहाँ से मलक्का स्ट्रेट आना पड़ेगा टू ट्रेड विद सिंगापुर। बट चाइना ने क्या किया है, नया रेल रोड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट रेडी कर लिया है। अब इससे क्या होगा कि सिंगापुर से बाय शिप यांगोन तक, म्यांमार तक गुड्स आएंगे एंड देन म्यांमार में ये पास होंगे बाय रोड। एंड यहाँ पे लिनसेंग जो रीजन है ये आप देख सकते हैं, लिनसेंग रीजन से चेंगडू तक। चेंगडू वेस्टर्न चाइना में बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल टाउन है, कॉरिडोर है ये। तो लिनसेंग से चेंगडू तक बाय रेल नेटवर्क गुड्स ट्रांसपोर्ट हो जाएगा एंड चाइना ने एफिशिएंटली इंडियन ओशन में एंट्री कर लिया विद बाईपासिंग स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ऐसे ही चाइना ने यहाँ पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसके थ्रू ग्वादर पोर्ट में हेविली इन्वेस्ट किया है एंड अब वो इंडियन ओशन में डायरेक्ट एंट्री मिल गया है उसको फ्रॉम द वेस्टर्न साइड एंड यहाँ पे इंडियन ओशन में उसको एंट्री मिल गया फ्रॉम द ईस्टर्न साइड। एंड अगर आपको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी पता होगी तो वहां पे चाइना ने क्या किया था, जिबूती, यहाँ पे जिबूती में हेवी इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ पाकिस्तान में, यहाँ पे कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट में, यहाँ पे बांग्लादेश में पोर्ट प्रोजेक्ट में एंड हेंस इंडिया को सराउंड कर लिया है। एंड उस स्ट्रैटेजी को जियोपॉलिटिशियंस ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी बोला है। ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको एग्जाम में याद होना चाहिए क्योंकि इसको आपको आंसर्स में डायरेक्टली यूज करना है। एंड प्रीवियस आर्टिकल्स में भी मैंने आपको बोला है कि रिम लैंड का जो इंपॉर्टेंस है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है लास्ट 1 और 2 डेकेड से एंड हेंस ये आपके जियोपॉलिटिक्स में जो पेपर 1 है उसमें भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक क्वेश्चन इंडो पैसिफिक ओशन से बहुत ज्यादा चांसेस है कि
आएगा। हेंस इस टॉपिक्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड जो पेपर 2 है इंडियन ज्योग्राफी का, उसमें जनरली इन रिसेंट ईयर्स हमने देखा है कि काफी लो स्कोरिंग पेपर हो गया है पेपर 2। उसका एक इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि आप जीएस जैसा आंसर लिख के आते हैं। जब भी आपका जियोपॉलिटिक्स या कोई भी क्वेश्चन आए पेपर 2 में, तो जैसे यहाँ पे पेपर 1 का रिमलैंड थियरी से आप रिलेट कर सकते हैं इसको, वैसे ही आपको पेपर 1 के कुछ कंसेप्ट से रिलेट करना है, प्लस आपका आंसर बहुत ही ज्यादा ज्योग्राफिकल होना चाहिए। आप जीएस जैसा आंसर लिख देते हैं पेपर 2 में एंड हेंस स्कोर पिछले कुछ सालों में दिखा है कि बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ है। एंड आज के आर्टिकल्स में बस इतना ही। एंड ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा सक्सीड आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे। एंड जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।